बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा 4th चैप्टर जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में संप्राप्ति, आगम या रेवेन्यू के बारे में जाना। हमने चर्चा की किस प्रकार से पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कुल संप्राप्ति वक्र तो कैसा होता है, ऊपर की बढ़ती हुई सीधी रेखा होता है, और जो औसत संप्राप्ति वक्र जिसे हम फर्म का मांग वक्र भी कहते हैं, और वो सीमांत संप्राप्ति के बराबर होता है और एक्स अक्ष के समानांतर पूर्णतया लोचदार रेखा के रूप में होता है। अब हम इस वीडियो में लाभ अधिकतमीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमने जो लागत वक्र पढ़े थे उनका, और साथ में हमने लास्ट वीडियो में जो संप्राप्ति वक्र पढ़े थे उनके द्वारा हम फर्म का लाभ अधिकतमकरण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं लाभ अधिकतमीकरण। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या करता है, वो कम से कम लागतों पर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, अधिक से अधिक वस्तु की कीमत वसूलना चाहता है ताकि वो अपने लाभ को क्या कर सके, अधिकतम कर सके। और उसका जो कीमत है, हमने पढ़ा था कुल संप्राप्ति में जो कीमत है और मात्रा है उसको गुणा करने पर संप्राप्ति प्राप्त होती है, और उत्पादन के साधनों पर जो वो खर्च करता है वो उसकी लागतें होती है। तो संप्राप्ति में से यदि हम लागतों को घटा देते हैं तो प्राप्त होने वाला क्या होता है, उत्पादक का लाभ होता है। जैसे कि हमने इस पेन की चर्चा में पढ़ा था कि यदि उत्पादक इसे 10 रुपये में भी बेचता है तो 10 रुपये तो क्या हो गई, इसकी आगम हो गई, और उसने लागत क्या की थी इस पे खर्च, 8 रुपये। तो यदि हम 10 में से 8 घटा देते हैं तो 2 रुपये उत्पादक का क्या होता है, लाभ होता है। और उत्पादक तो यही चाहता है कि वह अपनी लागतों को तो कम करे और अपनी जो लाभ है उसको अधिकतम करे। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्म का जो लाभ है वो कुल संप्राप्ति व कुल लागत के अंतर के रूप में होता है लाभ। ये जो पाई है ये किसके लिए यूज होता है, लाभ के लिए। कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत, ये कह सकते हैं TR माइनस TC। जो कुल आय प्राप्त हो रही है उसमें से जो कुल लागत है उसको माइनस कर देंगे तो फर्म का लाभ हम ज्ञात कर सकते हैं। एक फर्म क्या करना चाहता है, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। जो फर्म का उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना। ठीक है बच्चों, देखो प्रॉफिट को क्या करना, बढ़ाते रहना। अब आगे हम देखते हैं कि फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें हैं। हम चूँकि लाभ अधिकतमीकरण पढ़ रहे हैं कि फर्म किस प्रकार से अपने लाभ को अधिकतम करती है, किस प्रकार से हम विद डायग्राम के द्वारा ये सारी चीज़ें समझाएंगे कि फर्म अपना लाभ कहाँ पर अधिकतम हासिल कर सकती है। तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हम 3 जो शर्तें हैं उनकी अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे कि कहाँ पर लाभ अधिकतम हो सकता है, कहाँ पर लाभ अधिकतम नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं इसकी 3 शर्तें। जो पहली शर्तें हैं वो है कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। जो पहली शर्त क्या है कि जो कीमत है P बराबर वो क्या हो, MC, या फिर हम कह सकते हैं MR बराबर MC। अगला है संतुलन पर सीमांत लागत क्या हो, ह्रासमान ना हो। जहाँ पर हम संतुलन स्थापित करेंगे, जहाँ पर फर्म अपना लाभ अधिकतम करेगी, वहाँ पर कभी भी जो सीमांत लागत वक्र है वो घटता हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अगला है संतुलन पर अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में अधिक हो या समान हो। हमने पढ़ा था कि फर्म जो है वो क्या करता है, यदि उत्पादन 0 भी रखे तो भी क्या होता है, उसे स्थिर लागतों के बराबर तो हानि उठानी पड़ती है। अर्थात स्थिर लागतों का मूल्य तो उसको देना ही पड़ता है, चाहे फर्म का उत्पादन हो या ना हो। तो फर्म तो ये चाहती है ना कि यदि वो उत्पादन जारी रखती है तो जितना वो परिवर्तनशील लागतों पर खर्च कर रही है उतना तो कम से कम उसे हासिल हो, तभी तो वो क्या करेगी, अपना जो उत्पादन है वो जारी रख पाएगी। यदि उसे परिवर्तनशील लागतों के बराबर भी नहीं मिल रहा तो उसका उत्पादन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्थिर लागतें तो वो उत्पादन न करने पर भी क्या हो रही है, उसको देनी ही पड़ रही है। तो यदि वो उत्पादन जारी रख रही है तो उसके लिए वो इतना ही कर सकती है कि परिवर्तनशील लागतों के बराबर तो उसको कम से कम कीमत या आय प्राप्त हो ही हो। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यही अब लिखा है कि संतुलन पर अल्पकाल में हमने पढ़ा था कि अल्पकाल में तो परिवर्तनशील लागतें होती हैं, लेकिन दीर्घकाल में किसी प्रकार की परिवर्तनशील लागतें नहीं होती। दीर्घकाल में कैसी होती है, केवल लागतें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का डिफरेंशिएट नहीं होता। तो दीर्घकाल में केवल क्या होती हैं, लागतें, और अल्पकाल में हम परिवर्तनशील और स्थिर दोनों लागतों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अल्पकाल में जो कीमत है वो क्या होती है, औसत परिवर्तनशील
जो लागत की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक या समान हो, अर्थात जो उत्पादक है वो जो कीमत जो उसको मिल रही हो वो कम से कम जो परिवर्तनशील लागत है उसके या तो बराबर मिले या फिर उससे अधिक मिले, तभी जो उत्पादक है वो उत्पादन करेगा। यदि देखो यहाँ लिख रखा है P ABC से अधिक मिले या फिर उसके बराबर मिले, यदि P ABC से कम मिलती है, यदि कीमत जो औसत परिवर्तनशील लागत है उससे कम मिलती है, तब उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा, वो अपना उत्पादन क्या कर देगा, बंद कर देगा। आ रहा है बच्चों समझ में। इसी प्रकार दीर्घकाल में जो कीमत है वो औसत लागत की तुलना में क्या मिलनी चाहिए, बराबर या अधिक मिलनी चाहिए। यदि औसत लागत से कम कीमत मिल रही है तो उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा। यहाँ पर भी है कि दीर्घकाल में कीमत औसत लागत की तुलना में अधिक या समान हो। ठीक है, P क्या हो, AC से या तो अधिक हो या फिर समान हो। यदि P क्या होती है, AC से कम होती है तो उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या होगी, हानि होगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो ये तीन जो शर्तें हैं वो यदि पूरी होती हैं तो क्या होता है, फर्म अपना लाभ अधिकतम कर सकती है। अब हम यहाँ तीनों शर्तों के बारे में एक एक अध्ययन करेंगे और तीनों शर्तों में हम ये देखेंगे कहाँ लाभ अधिकतम हो रहा है और कहाँ लाभ अधिकतम नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो सबसे पहली जो शर्त है वो है कीमत सीमांत लागत के क्या हो, बराबर हो। पहली शर्त क्या है, कीमत सीमांत लागत के बराबर हो, तभी क्या होगा, फर्म अपना संतुलन स्थापित करेगी। एक फर्म अपना लाभ अधिकतम करने के लिए ऐसे संतुलन पर उत्पादन नहीं करेगी जहां कीमत सीमांत लागत से क्या हो, कम हो या कीमत सीमांत लागत से अधिक हो। फर्म अपना लाभ कभी भी P MC से अधिक हो या P MC से कम हो, इन दोनों स्थिति में कभी भी अपना लाभ अधिकतम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, वो हम एक एक करके देखते हैं। अब इसमें हम पहली स्थिति देखते हैं कि कीमत सीमांत लागत की तुलना में अधिक हो तो किस प्रकार से लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर है कीमत सीमांत लागत से अधिक हो, अर्थात P इज ग्रेटर देन MC, तो लाभ कैसे अधिकतम नहीं होगा। यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बच्चों आपको एकदम नीट और क्लियर बनाना है और बड़ी सावधानी से बनाना है, गलतियाँ ना हो। आपको यहाँ पर आगम वक्र और लागत वक्रों का प्रयोग करना है। तो लागत वक्र के लिए आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि वो समझ में आता है तो ही आप ये डायग्राम बना सकते हैं और आगे की चीज़ समझ सकते हैं। और यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है तो ही आप आगम वक्र समझ सकते हैं और आगम वक्र को बना सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र है और कीमत है वो कैसा होता है, फर्म का जो मांग वक्र है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में। तो हमने इस तरीके से बना लिया। और जो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो MC वक्र है वो कैसा होता है, U आकार का होता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कीमत सीमांत लागत से अधिक हो, तो ये कीमत अधिक है सीमांत लागत से यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दो बिंदु लेते हैं, दोनों बिंदुओं की तुलना में हम देख सकते हैं कि यदि कीमत सीमांत लागत से अधिक हो तो लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। हमने मान लिया इस बिंदु पर क्या है, फर्म का लाभ अधिकतम है। Q1 बिंदु पर फर्म का लाभ अधिकतम है, यहाँ पर कीमत क्या है, सीमांत लागत से क्या है, अधिक है। लेकिन यदि हम बिंदु Q2 भी ले लेते हैं तो हम क्या देखेंगे कि Q1 की तुलना में यदि Q2 पर जाते हैं तो उत्पादन का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो फर्म तो यहाँ पर भी लाभ अधिक कमाएगी, Q1 की तुलना में तो क्या होगा, अधिक कमाएगी। और फिर इसके आगे जाते हैं तब भी यही होगा कि कीमत सीमांत लागत की तुलना में क्या है, अधिक है। और यदि हम आगे की बिंदु पर चलते चले जाएंगे तो फर्म अपना लाभ और अधिक करती चली जाएगी। यदि हम Q1 की और Q2 की तुलना करें तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं E बिंदु, ये F बिंदु, यहाँ पर हम लिख देते हैं C बिंदु और P बिंदु। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो Q1 से Q2 में कितना परिवर्तन हुआ है। तो Q1 से Q2 पर आने पर Q1 E F Q2, Q1 E F Q2 किस में परिवर्तन हुआ है, TR में, क्योंकि हमारा AR वक्र है ना इसीलिए। तो TR में परिवर्तन किसके बराबर हुआ है, Q1 E F Q2, Q1 E F Q2। ठीक है, और यदि कुल लागत में परिवर्तन देखें तो Q1 C B Q2, C में परिवर्तन कितना हुआ है, क्योंकि परिवर्तन है वो कीमत में परिवर्तन हम देख रहे हैं, साथ में मात्रा में परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो कीमत तो वही है और केवल क्या हुआ है, मात्रा क्या हुई है, अलग हुई है। तो कितना परिवर्तन हुआ है, Q1
CBQ2। तो हम यदि इस आयत को और इस आयत को, इन दोनों आयतों की यदि हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जो फर्म की जो कुल आगम है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब जो फर्म है वो Q2 में क्या करेगा, अधिक लाभ कमाएगा बजाय किसके, Q1 में। तो हम ये नहीं कह सकते कि Q1 लाभ अधिकतमीकरण बिंदु है। और फिर हम यदि Q2 को देखें और Q2 के आगे जाते हैं जहाँ पर क्या है, कीमत सीमांत जो लागत है उससे क्या है, अधिक है, तो वो भी लाभ अधिकतमीकरण का बिंदु होगा। तो हमें कोई बिंदु लाभ अधिकतमीकरण का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर अलग अलग लाभ प्राप्त होंगे, जबकि हमें क्या करना है, लाभ अधिकतम करना है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यदि संतुलन PM अधिक है किससे, MC से अधिक है संतुलन पर, तो संतुलन पर लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता। यदि कीमत सीमांत लागत से अधिक है तो फर्म विभिन्न संतुलन पर क्या करेगी, अलग अलग लाभ कमाएगी। कीमत अधिक है किससे, सीमांत लागत से, तो हम अलग अलग बिंदुओं पर देखेंगे तो अलग अलग लाभ बिंदु होगा प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी बिंदु पर क्या नहीं होगा, लाभ अधिकतम नहीं होगा। हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पर लाभ अधिकतम हो, उससे ऊपर जाने पर हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो। अब यहाँ से Q1 से Q2 पर गए तो लाभ बढ़ गया ना, तो इसीलिए ये Q1 हमारा लाभ अधिकतमीकरण बिंदु नहीं होगा और Q2 भी नहीं होगा, क्योंकि Q2 से यदि आगे हम किसी बिंदु पर गए तो वहाँ पर भी लाभ अधिकतम हो सकता है। आगे बच्चों समझ में। अब अगला देखते हैं हम, यदि कीमत सीमांत लागत से क्या हो, कम हो, P क्या हो, सीमांत लागत से कम हो, सीमांत लागत अधिक हो किसकी तुलना में, P की तुलना में। तो यहाँ पर भी हम वही डायग्राम बनाते हैं, AR बराबर MR। आपको इसका डायग्राम का अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना है कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या दिया है, वाई अक्ष पर क्या दिया है, कौन सा वक्र दर्शाया गया है, तभी आप इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया MC वक्र। अब हमने क्या पहले क्या देखा था, कीमत तो क्या थी, कम, और कीमत तो थी अधिक और सीमांत लागत क्या थी, कम। अब हमें दर्शानी है कीमत अधिक और सीमांत लागत कम। तो हम इस बिंदु पर देखते हैं, कीमत तो क्या है, कम, कीमत तो यही रह गई और सीमांत लागत ऊपर गई। तो ये हमारे दो बिंदु हो गए Q3 और Q4। यहाँ पर भी लिख देते हैं EFCB। ठीक है, अब हम इन दो बिंदुओं की तुलना करके देख सकते हैं कि लाभ अधिकतम क्यों नहीं हो सकता। अब यदि हम मान लें कि Q4 बिंदु पर क्या है, लाभ अधिकतम है। ठीक है, अब Q4 की हम Q3 से तुलना करते हैं कि यदि हम मान लेते हैं Q4 बिंदु पर क्या है, लाभ अधिकतम हो रहा है, लेकिन हम Q3 बिंदु पर भी आके देखते हैं तो Q3 बिंदु पर हम क्या देखते हैं कि इनमें क्या परिवर्तन हुआ, Q3 CB Q4, ये तो परिवर्तन हुआ हमारे किस में, कुल आगम में। TR में क्या परिवर्तन हुआ, कीमत में, और मात्रा में परिवर्तन के आधार पर देखते हैं ना, कितना परिवर्तन हुआ, Q3 Q4 BC, ये तो परिवर्तन हुआ हमारे कुल आगम में। यदि हम कुल लागत में परिवर्तन देखते हैं तो ये किस आयत के बराबर होता है, Q3 Q4 और ये ऊपर गया F और ये E, Q3 Q4 FE। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि Q4 की तुलना में Q3 पर लागतें क्या हैं, कम है। Q4 की तुलना में हम Q3 पर आते हैं तो यहाँ पर तो F पे लागत ज़्यादा हो गई और Q3 पर लागत क्या हो गई, कम। तो अर्थात यहाँ पर इन दोनों आयतों की तुलना करने पर हम देखेंगे कि Q3 बिंदु पर लाभ क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। अर्थात मात्रा बढ़ रही है Q4, लेकिन फिर भी Q3 बिंदु पर क्या है, लाभ अधिकतम है। अब इसके आगे आएंगे तो और लाभ अधिकतम हो सकता है। तो यहाँ पर भी कोई एक बिंदु हमें नहीं मिलता जहाँ पर कि फर्म का लाभ क्या हो, अधिकतम हो। यहाँ पर ये लिखा है कि यदि संतुलन पर PMC है, अर्थात MC क्या है, ज़्यादा है किससे, P से, तो लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता। कीमत सीमांत लागत से कम हो तो वहाँ पर विभिन्न बिंदुओं की तुलना करने पर लाभ की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि हम विभिन्न बिंदुओं की तुलना करें तो अलग अलग लाभ प्राप्त होता है। Q4 पर हमें कम लाभ प्राप्त होगा, लेकिन Q3 पर हमें क्या होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। समझ में आया कि हम इधर की ओर जा रहे हैं, बाईं ओर, तो हमें बल्कि क्या हो रहा है, अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। और कम संतुलन बिंदु पर अधिक संतुलन बिंदु की अपेक्षा क्या होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये कम संतुलन बिंदु है, उस पर हमें अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो लेकिन कोई भी बिंदु पर हमें लाभ अधिकतमीकरण नहीं होगा। आ रहा है बच्चों समझ में। तो पहली जो शर्त है वो क्या है कि जो P बराबर क्या होना चाहिए, MC, वहाँ पर फर्म का क्या होगा, लाभ अधिकतम होगा। संतुलन पर सीमांत लागत ह्रासमान ना हो। समझ में आ गया। हमने जो पहली शर्त क्या पढ़ी कि कीमत क्या हो,
किसके बराबर हो, MC के बराबर हो। जहाँ पर P बराबर MC होगा वहाँ पर क्या होगा, फर्म का लाभ अधिकतम होगा। अब जो दूसरी जो शर्त है वो क्या है, संतुलन पर सीमांत लागत ह्रासमान ना हो। ठीक है, हमने अभी जो डायग्राम बनाया वही हम बना देते हैं दोबारा। AR बराबर MR P, ठीक है, और ये हमारा हो गया MC। अब हमने ये बोला कि कीमत किसके बराबर हो, सीमांत लागत के बराबर हो। तो कीमत सीमांत लागत के बराबर तो इस बिंदु पर भी हो रही है और इस बिंदु पर भी हो रही है। आ रहा है कि हमने पढ़ा कि इससे जो पहले जो बिंदु थे जहाँ पर कीमत क्या थी, अधिक थी सीमांत लागत की तुलना में, तो वहाँ पर तो फर्म अपना लाभ अधिकतम नहीं करेगी। और जहाँ कीमत क्या है, कम है किसकी तुलना में, सीमांत लागत की तुलना पे यहाँ पर, तो वहाँ भी फर्म अपना लाभ अधिकतम नहीं करेगी। तो फर्म अपना लाभ अधिकतम कहाँ करेगी, जहाँ P बराबर क्या हो, MC हो। अब हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि P बराबर MC यहाँ पर भी है, Q1 बिंदु पर भी है और Q2 बिंदु पर भी है। तो फर्म अपना लाभ अधिकतमीकरण इन दोनों बिंदु पे से किस पे करेगी, तो फर्म अपना लाभ अधिकतमीकरण उस बिंदु पर करेगी जहां सीमांत लागत ह्रासमान ना हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि सीमांत लागत क्या है, घटती हुई है। ठीक है, जबकि यहाँ पर सीमांत लागत क्या है, बढ़ती हुई है। तो फर्म अपना संतुलन इस बिंदु पर करेगी। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि यदि सीमांत लागत घटती हुई है अर्थात सीमांत लागत और घटेगी, लागतें घट रही हैं और आगम तो वही स्थिर बना हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, तो आगम स्थिर बना हुआ है, लागतें घटती चली जा रही है अर्थात फर्म को लाभ बढ़ता जा रहा है। तो फर्म इस स्थिति में लाभ बढ़ाती चल जाएगी, बढ़ाती चल जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी और उस स्थिति में आ जाएगी जहां पर फर्म की लागतें क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। अब लागतें जब बढ़ने लग गई और फर्म की जो आगम है वो तो स्थिर है, यहाँ पर AR क्या है, स्थिर है, तो तब क्या होगा, फर्म वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पर जो संतुलन है वहाँ पर स्थापित कर देगी। अर्थात सीमांत लागत वक्र कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए, घटता हुआ नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया, पहली शर्त P बराबर MC अर्थात MR बराबर MC होना चाहिए और MC वक्र MR वक्र को या P जो हमारा मांग वक्र है उसको नीचे से काटना चाहिए, ऊपर से नहीं काटना चाहिए बल्कि कहाँ से काटना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाभ अधिकतमीकरण के लिए संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र का ढाल नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। सीमांत लागत वक्र का ढाल नीचे की नहीं होना चाहिए। संतुलन पर सीमांत लागत के घटते हुए होने पर फर्म और अधिक उत्पादन कर सकती है। यदि सीमांत लागत घटती हुई तो फर्म को लाभ प्राप्त हो रहा होगा तो फर्म और अधिक उत्पादन कर सकती है, अतः यहाँ फर्म का लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर यदि ह्रासमान है तो यहाँ पर फर्म का लाभ अधिकतम नहीं होगा। आगे बच्चों समझो, आगे देखिए हम तीसरी स्थिति के दो भाग हैं। हमने 3 शर्तें पढ़ी थी। पहली शर्त पे हमने कर लिया कि कीमत सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। दूसरी स्थिति भी देख ली कि सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होना चाहिए बल्कि कैसा होना चाहिए, वर्धमान, बढ़ता हुआ होना चाहिए। जो तीसरी स्थिति है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अल्पकाल और दीर्घकाल के आधार पर। तो अल्पकाल के आधार पर तो क्या है कि कीमत जो है वो ABC से अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए और दीर्घकाल में कीमत AC से अधिक या बराबर होनी चाहिए। तो हमने जैसा पढ़ा था कि उत्पादककर्ता जो होता है अल्पकाल में तो परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें दोनों पाई जाती हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी लागतें कैसी होती हैं, परिवर्तनशील होती है, कोई लागतें स्थिर नहीं होती, इसलिए उनको केवल हम लागत ही कहते हैं। जबकि अल्पकाल में स्थिर लागतें भी बोलते हैं और परिवर्तनशील लागतें भी बोलते हैं। जो स्थिर साधनों की लागतें होती हैं वो स्थिर लागतें होती हैं, जो परिवर्तनशील साधनों की लागतें होती हैं वो परिवर्तनशील लागतें होती हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। अब अल्पकाल में क्या होगा, यदि उत्पादन करे या ना करे उत्पादक, तो भी फर्म को जो स्थिर साधन है उनकी लागतें तो वहन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि स्थिर लागत वक्र जो होता है TFC वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। लागतों के शून्य होने पर भी फर्म को वो लागत तो वहन करनी ही पड़ती है। तो स्थिर की तो यहाँ पर बात ही खत्म होती है। अब बात आती है परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील साधनों की लागतें कब बढ़ती हैं, जब फर्म अपना उत्पादन बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, तो औसत परिवर्तनशील जो लागतें हैं AVC, ठीक है, वो फर्म को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। यदि वो फर्म को प्राप्त होती है, जो औसत परिवर्तनशील लागतें हैं अर्थात जो फर्म की जो कीमत है वो फर्म को औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर तो प्राप्त होनी ही चाहिए। यदि वो प्राप्त होती है तब तो फर्म क्या करेगा, उत्पादन करेगी। यदि फर्म को औसत परिवर्तनशील लागतों से कम कीमत प्राप्त होती है तो फर्म को क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि फर्म जितना खर्चा कर रही है उतना तो कम से कम उसे मिलना ही चाहिए ताकि कि वो किस पे हो, बराबर की स्थिति पे हो। यदि ज़्यादा मिल जाती है कीमत उससे तब तो उसको लाभ हो जाएगा, लेकिन उसके बराबर मिलती है तो फर्म
फर्म ना लाभ ना हानि की स्थिति में रहेगी। लेकिन यदि फर्म को औसत परिवर्तनशील लागतों से कम कीमत मिलती है तो फर्म को क्या होगी, हानि होगी। तो इसीलिए फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। तो अल्पकाल में तो क्या होना चाहिए, कीमत ABC से अधिक या बराबर होनी चाहिए। और दीर्घकाल में चूंकि परिवर्तनशील लागतें होती हैं सारी, जिन्हें हम लागतें ही कहते हैं, तो दीर्घकाल में फर्म को औसत लागत से अधिक या बराबर कीमत हासिल होनी चाहिए। यदि कम मिलेगी तो वहां पर भी क्या होगा, दीर्घकाल में फर्म को हानि होगी। फर्म को क्या होना पड़ेगा, अपना उत्पादन बंद करना पड़ेगा। आ रहा है बच्चों समझ में कि अल्पकाल में जो कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत के क्या होनी चाहिए, बराबर या अधिक होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में यदि फर्म को कीमत ABC के बराबर भी नहीं मिलती है तो उत्पादन जारी रखने पर हानि होती है। अतः फर्म को क्या करना होता है, उत्पादन बंद करने का निर्णय लेना होता है। यही हमने सारी बात की है कि फर्म केवल क्या कर सकती है, अपनी परिवर्तनशील लागतें ही निकाल पाती है, क्योंकि स्थिर लागतें तो उसको वहन करनी ही पड़ती है। केवल परिवर्तनशील लागतें जो होती हैं उसको वो बेचकर और निकाल पाती है। इस स्थिति में फर्म स्थायी लागतों की हानि उठा रही होती है, अर्थात P बराबर ABC यहाँ फर्म उत्पादन जारी रख सकती है। यदि कीमत ABC के बराबर है, औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर है, तब तो फर्म को क्या होगा, परिवर्तनशील साधनों की लागतें सारी निकल रही होगी, तो न लाभ ना हानि की स्थिति होगी और फर्म अपना उत्पादन जारी रख सकती है। क्योंकि स्थिर लागतें तो फर्म को उत्पादन बंद करने पर भी क्या होगी, उठानी पड़ेगी। इस बिंदु के बाद मूल्य में कमी करने पर उत्पादन क्या हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। यदि ABC से कम हो जाता है तो फर्म को उत्पादन क्या करना होगा, बंद करना पड़ेगा। अतः औसत परिवर्तनशील लागत का न्यूनतम बिंदु है वो क्या कहलाता है, उत्पादन बंद बिंदु कहलाता है। यहाँ हम बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो कीमत है P, जिसे हम AR और MR भी कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो माना कि फर्म को जो लागतें हैं वो कीमत से क्या है, अधिक है। ये हो गई हमारी ABC, ये हमारी हो गई AC, ठीक है। ये हमारा हो गया MC वक्र। आ रहा है बच्चों समझ में। तो हमारी जो शर्त थी वो क्या थी, P बराबर MC, वहाँ फर्म अपना संतुलन स्थापित करती है। तो यहाँ पर फर्म का क्या हो गया, संतुलन हो गया। यहाँ O बिंदु लिख लिया, ये E बिंदु लिख लिया हमने, और यहाँ पर Q बिंदु हो गया, ठीक है। अब यदि हम इसके ऊपर चलते हैं ABC, यहाँ पर ये E बिंदु है बच्चों, जहाँ पर MR बराबर MC है, और यहाँ पर हमने लिख दिया F बिंदु, और यहाँ पर लिख दिया हमने R बिंदु, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो फर्म का जो आगम है वो तो कितना है, OQE के बराबर। जो फर्म का TR है वो कितना है, OQE और P के बराबर, OQE के बराबर। यहाँ पर उसका आगम है। आगम कैसे ज्ञात करते हैं हम, जो OP है, कीमत है, उसको क्या करके, मात्रा से गुणा करके। तो कीमत कितनी है OP और मात्रा कितनी है OQ, इन दोनों को यदि गुणा करते हैं तो OPEQ, ये हमारा क्या होता है, आगम प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ हम लागत देखते हैं। परिवर्तनशील लागतें होती हैं अल्पकाल में, तो परिवर्तनशील लागतों के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो TC है वो कितनी होती है, OQFR। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यहाँ पर ABC के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो फर्म है उसको हम ये देखते हैं OQFR क्या है, ज़्यादा है आयत बजाय किसके, OQEP के, ठीक है। अर्थात फर्म को क्या होती है, ये जो लागत ये है हानि होती है, क्योंकि कीमत क्या है, औसत परिवर्तनशील लागतों से क्या है, कम है। औसत परिवर्तनशील लागतें तो ऊपर गई, जबकि कीमतें क्या हो गई, यहाँ पर रह गई। तो इसीलिए फर्म को क्या होती है, हानि होती है। और फर्म जो स्थिर लागतें हैं उसकी हानि तो क्या कर सकती है, वहन कर सकती है, क्योंकि स्थिर लागत है वो तो फर्म को क्या होगी, उत्पादन बंद करेगी, शून्य करेगी, तब भी उसको होगी। तो ये जो फर्म की जो हानि है वो क्या होगी, फर्म को वहन करनी पड़ेगी। इसीलिए P ABC के बराबर तो होना ही चाहिए। यहाँ पर लिख भी रहा है कि यदि औसत परिवर्तनशील लागत का न्यूनतम बिंदु क्या कहलाता है, उत्पादन बंद बिंदु कहलाता है। ये जो P है वो इसको यहाँ पर यदि टच करता है ABC के, तो वो क्या बिंदु होता है, उत्पादन बंद बिंदु कहलाता है, ठीक है। दीर्घकाल में कीमत औसत लागत की तुलना में अधिक होनी चाहिए या समान होनी चाहिए। यदि हम दीर्घकाल की बात करें, यहाँ पर Q लिखेंगे, ये हमारा हो गया MC,
ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि MC बना दिया हमने। दीर्घकाल में, दीर्घकाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो फर्म का क्या हो गया, संतुलन स्थापित हो गया इस बिंदु पर, तो क्योंकि P बराबर क्या हो गया MC। यदि हम बनाते हैं AC वक्र जो कि क्या है, इस तरीके से है, ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं इस, यहाँ पर वही डायग्राम वही बनेगा, वहाँ पर हमने क्या दिखाया था ABC, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं AC, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं OP ER और ये हमने लिख दिया F। तो वही यहाँ पर हम देखेंगे कि OQEP ये तो हो गई फर्म की TR, और TC क्या हो गई फर्म की OQFR, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो OQFR वो क्या है, ज़्यादा है, जो लागत है कुल लागत वो ज़्यादा है बजाय किसके, OQEP के। तो OQEP कम है, OQFR ज़्यादा है, अर्थात फर्म को क्या होगी, हानि वहन करनी पड़ेगी। अतः कीमत क्या होनी चाहिए, परिवर्तन जो औसत लागत है उससे क्या होनी चाहिए, कीमत या औसत लागत है या अधिक है किससे, कीमत से। तो ये ऊपर गई और नीचे रह गई, तो इसीलिए फर्म को क्या हो रही है, हानि वहन करनी हो रही है। यदि कीमत इसके बराबर होती है, यहाँ पर होती है, हम मान लेते हैं ये AC वक्र है और ये MC वक्र है, तो यहाँ तक तो फर्म क्या कर सकती है, उत्पादन रख सकती है, क्योंकि उसको क्या हो रही है, किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही, जितना उसकी आगम है उतनी ही उसकी क्या है, लागत है, तो उसको तो वह वहन कर सकती है। लेकिन यदि औसत लागतें कीमत से ऊपर हो जाती हैं तो क्या होती है, फर्म हानि वहन करेगी, तो यहाँ पर फर्म को उत्पादन बंद करना पड़ेगा। दीर्घकाल में फर्म औसत लागत के बराबर भुगतान मिलने पर तो उत्पादन क्या करेगी, जारी, परंतु जब वस्तु का मूल्य घटकर AC से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मूल्य AC से कम हो गया, तो क्या होगा, फर्म को हानि उठानी पड़ेगी। हमने दिखाया ना, ये प्रति इकाई उसको हानि उठानी पड़ेगी। अतः दीर्घकाल में औसत लागत का न्यूनतम बिंदु क्या होता है, उत्पादन बंद बिंदु होता है। यदि आपसे पूछे तो उत्पादन बिंदु बंद क्या होगा, ये AC का जो न्यूनतम बिंदु होता है, ठीक है, ये जो AC का जो न्यूनतम बिंदु होता है वो क्या होगा, फर्म का P, जहाँ पर P बराबर जो AC होता है वो क्या होगा, उत्पादन बंद बिंदु कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि फर्म अपना लाभ अधिकतमीकरण कहाँ करती है। लाभ अधिकतमीकरण, हमने फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की तीनों शर्तें पूरी कर ली कि पहला कि कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, और जो सीमांत लागत वक्र है वो कीमत वक्र अर्थात जो मांग वक्र है फर्म का, AR वक्र है, MR वक्र है, उसको नीचे से काटना चाहिए ना कि ऊपर से, अर्थात सीमांत लागत बढ़ती हुई होनी चाहिए। और जो कीमत है वो ABC से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, और दीर्घकाल में कीमत AC से अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो इसके आधार पर हम फर्म के लाभ अधिकतमीकरण को देखते हैं। यहाँ हमारा हो गया AR बराबर MR, हमें सारी शर्तें यहाँ पर पूरी करनी है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा हो गया AC वक्र, और इसको लिखते हैं ABC वक्र, और यहाँ ऊपर हो गया हमारा AC वक्र, और ये हमारा हो गया MC वक्र। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम वक्र बनाएंगे। यहाँ पर हमारा O बिंदु, और यह हम कहाँ पर फर्म अपना संतुलन करेगी, जहाँ P बराबर क्या हो, MC, यहाँ फर्म का क्या होगा, संतुलन स्तर होगा, यहाँ पर Q मात्रा का वो उत्पादन करेगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी कि पहली शर्त जो P बराबर MC हो वो यहाँ पर पूरी हो रही है, ठीक है। दूसरी शर्त कि जो सीमांत लागत वक्र है वो कहाँ से होना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए, अर्थात सीमांत लागत वक्र कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो वो शर्त भी यहाँ पूरी हो रही है। और तीसरी शर्त कि जो औसत लागत है और औसत परिवर्तनशील लागत है दोनों है, उससे की तुलना में कीमत क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत ये दोनों है ना, उनकी तुलना में कीमत क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्म है उसका कुल आगम, आगम क्या होगा, आगम अर्थात TR, ये होगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं OPE के बराबर, ये हमारा क्या होगा, फर्म का कुल आगम होगा। और फर्म की जो कुल लागत है वो क्या होगी, हम औसत लागत के आधार पर देखते हैं। यहाँ पर फर्म की औसत लागत है यहाँ पर, तो ये हमने लिख दिया R और हमने यहाँ लिख दिया F बिंदु,
ठीक है। तो औसत कुल लागत क्या होगी, फर्म की OQFR, ये फर्म की हो गई औसत लागत। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्म की जो कुल लागत है वो तो क्या है, कम है, और फर्म का कुल आगम है वो क्या है, अधिक है। अतः फर्म का जो OQEP, फर्म का जो कुल आगम है वो कुल लागत की तुलना में क्या है, अधिक है। अतः फर्म यहाँ पर क्या होगा, लाभ अर्जन करेगी। यहाँ पर जो तीसरी शर्त है वो भी पूरी हो रही है। देख लीजिए बच्चों की कीमत है वो AC और ABC की तुलना में क्या है, अधिक है। यदि AC वक्र और ABC वक्र ऊपर की ओर होते हैं अर्थात कीमत से अधिक होते हैं तो फर्म को हानि होती है, लेकिन यहाँ नीचे की ओर है, अतः फर्म को क्या हो रहा है, लाभ अधिकतमीकरण यहाँ पर होगा। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यहाँ फर्म की तीनों शर्तें पूरी होती हैं और फर्म अपना लाभ अधिकतम करती है। तो आपको ये जो सारी सिचुएशंस हैं जो पढ़ाई गई हैं कि यदि कीमत क्या हो, सीमांत लागत से अधिक हो, कीमत सीमांत लागत से कम हो, जो सीमांत लागत वक्र है वो ह्रासमान नहीं होना चाहिए बल्कि कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। जो कीमत है यदि हमने क्या देखा कि ABC से क्या होती है, यदि अधिक होती है तो लाभ अधिकतमीकरण नहीं होता, यदि कीमत AC से दीर्घकाल में अधिक होती है तो लाभ अधिकतमीकरण नहीं होता, बल्कि ये तीनों स्थितियाँ जो हमने पढ़ी हैं वो पूरी होती हैं, तब जाके फर्म को लाभ अधिकतमीकरण होता है। यहाँ पर भी ये लिखा है, अतः लाभ अधिकतमीकरण के लिए P बराबर MC, MR बराबर MC होना चाहिए। संतुलन बिंदु पर MC ऊपर की ओर ढाल वाला होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर है, और P ABC से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। P ABC से और AC दोनों से क्या है, अधिक है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में लाभ अधिकतमीकरण को जाना कि किस प्रकार से फर्म अपना संतुलन स्थापित करती है और अपना लाभ अधिकतम करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, अल्पकालीन पूर्ति वक्र और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको सारे डायग्राम और सब चीज़ें जो यहाँ पर नोट्स के रूप में लिखी हुई हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, डायग्राम बनाने हैं और इसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना है, क्योंकि डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन भी आपको एग्जाम में लिखकर आना है, तभी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।